नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम से एक पाठ को देखेंगे। इस पाठ में आप देखेंगे कि हम लोग जब कभी पर्यटन पर जाते हैं यानी कि यात्रा करते हैं तो वहाँ की बहुत सारी यादें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। यानी कि हम लोग हमेशा उस यात्रा के बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ बिताए समय के बारे में याद कर कर के मन को बहुत प्रफुल्लित महसूस करते हैं, है ना। तो आज जिस पाठ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पाठ 19 काकोलत से कन्याकुमारी। काकोलत कहाँ है बच्चों? चलिए आज हम लोग इस पाठ में देखेंगे और कन्याकुमारी कौन सी जगह है वो भी देखेंगे। चलते हैं हम लोग पाठ 19 काकोलत से कन्याकुमारी देखते हैं। बच्चों, यहाँ एक छोटी सी कहानी है, पहले हम लोग उसका आनंद लेते हैं। चलिए, गर्मी की छुट्टियों में नन्ही अंकुर, मान्या और स्वीटी अपने दोस्तों के साथ नवादा जिले में स्थित काकोलत घूमने आए थे। तो काकोलत कहाँ है बच्चों? नवादा जिले में, है ना। यहाँ पहाड़ों के ऊपर से वर्ष पर्यंत एक झरना बहता रहता है, मतलब सालों भर ये झरने से पानी गिरता रहता है और ये बहुत सुंदर है बच्चों, बहुत ही सुंदर है। आपको भी जब कभी समय मिले या कभी ऐसा अवसर मिले तो आप ज़रूर वहाँ घूमने जाएं। यहाँ पहाड़ों के ऊपर से ये झरना बहता है और जब झरना नीचे की तरफ गिरता है तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। दूर दूर से हजारों लोग उस झरने में स्नान करने आते हैं। सभी बच्चों को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था, यानी कि ये बच्चे भी वहाँ नहाने गए और वो नहाए। नन्ही बोली, इस ठंडे पानी में से मुझे निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो ये तो गर्मी में गए थे और गर्मी में क्या होता है बच्चों, हमें पानी और ठंडा पानी बहुत लगता है कि बिल्कुल हम इसके अंदर ही बैठे रहें। तो इन लोगों को इस ठंडे पानी में नहाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मान्या ने कहा, ज़्यादा नहाओगी तो इस गर्मी में भी तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जब आपके शरीर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा कम होने लगता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है और आपको ठंड लगने लगती है ना। तो वही मान्या ने कहा कि ज़्यादा नहाओगी तो इस गर्मी में भी तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो स्वीटी बोली कि घर पर मैं कुएं या चापाकल के पानी से नहाती हूँ और कभी कभी पास के तालाब में भी चली जाती हूँ। मतलब सभी लोग अपने अनुभव बता रहे थे एक दूसरे को। तो अंकुर ने कहा, मुझे तो नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, जहाँ नदी होते हैं, तालाब होते हैं या नहर होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो बड़ा मस्ती करते हैं, नदियों में नहाने चले जाते हैं, तालाब में नहाने चले जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब तक आप तैरना नहीं जानते हैं तब तक आप नदी, तालाब या झरना या फिर जो नहर होता है उसमें आप नहाने न जाएं और अगर जा रहे हैं तो किनारे पर ही रहें, क्योंकि जब तक आप तैरना नहीं जानते हैं और अगर आप इन नदियों में, तालाबों में जाते हैं नहाने तो आपके साथ दुर्घटना भी घट सकती है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें जान भी चली जाती है। तो बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप तैराकी नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादा गहरे पानी में जाने की कोशिश ना करें और हमेशा जब भी आप इन पानी वाले जगहों पे जाएं बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किनारे पर नहाते हैं लोग, वो अगर तैराकी नहीं जानते हैं तो वो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाते हैं। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। देखिए, ये है काकोलत झरने का चित्र। कितने सारे लोग यहाँ नहा रहे हैं, है ना। ये बहुत ही मनोरम जगह है, बहुत ही सुंदर दृश्य है
और बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं छुट्टियाँ बिताने। बच्चों, आपको भी जब समय मिले, अवसर मिले, तो आप ज़रूर यहाँ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वीटी पिछली सर्दियों में अपने भैया भाभी के साथ राजगीर गई थी। तो यहाँ तो सारे बच्चे अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, है ना। वहाँ गर्म जल के छोटे छोटे झरने और कुंड हैं। तो सर्दियों में गर्म पानी के झरने या कुंड में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। तो स्वीटी बता रही है बच्चों कि राजगीर जो जगह है वहाँ पे क्या है, गर्म पानी के कुंड हैं। और ऐसी मान्यता है बच्चों कि उस कुंड में नहाने से बहुत सारी शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो कभी आप जाड़े के दिनों में राजगीर जाइए और उस गर्म कुंड में स्नान करने का मज़ा लीजिए, है ना। तो देखिए, इन सभी जगहों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर आते हैं और हमेशा उन यादों को याद कर बहुत ही रोमांचित महसूस करते हैं। आइए देखिए, ये है राजगीर का ब्रह्म कुंड और सप्तधारा का चित्र। ये कुंड है बच्चों, यहाँ देखिए, ये गर्म पानी का है। कितने सारे लोग यहाँ नहा रहे हैं। और इधर आप बगल में देख रहे हैं सप्तधारा, यानी कि कई सारी पानी की जो स्रोत है यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, वो भी जाड़े के दिनों में, क्योंकि यहाँ का पानी गर्म है, गर्म पानी आता रहता है ना। है, बहुत ही रोमांचित जगह है। चलिए आगे देखते हैं। अब अंकुर अपने अनुभव बता रहे हैं। तो अंकुर ने बताया, मेरा दोस्त ईसु अपने माता पिता के साथ अपने देश के सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी घूमने गया था। मतलब हमारे देश का जो अंतिम भाग है बच्चों, वो है कन्याकुमारी, दक्षिण के तरफ है ये। उसने बताया कि कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। हिंद महासागर पानी का बहुत बड़ा भंडार है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और तट पर खड़े होकर सामने देखने से दूसरा किनारा नहीं दिखाई, कहीं दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, ये है कन्याकुमारी, है ना। और यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, दूर दूर तक कहीं भी फिर किनारा नज़र नहीं आ रहा है। मतलब हमारे देश का ये सबसे अंतिम छोर है। तो अंकुर ने बताया कि उसके जो दोस्त थे, उसके माता पिता वहाँ घूमने गए थे। आप जब भी कहीं जाते हैं बच्चों, वहाँ की बहुत सारी यादें आपके साथ आती हैं, है ना। और हमेशा आप उन यादों को अपने दोस्तों के साथ भी बताते हैं, याद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मान्या बोली, यीशु ने यह भी कहा कि समुद्र के अंदर शंख, सीप, केकड़ा आदि भी पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर या उसके आसपास के पौधे भी कुछ अलग तरह के होते हैं। तो नन्ही ने कहा, हमारे यहाँ भी तो नदियों, तालाबों में अनेक जीव जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, दोनों में अंतर है। जो नदी का पानी होता है वो मीठा होता है और जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है। आप उसे अपने मुंह में भी नहीं डाल सकते हैं। और दोनों जगह के जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। तो समुद्र में जहाँ शंख, सीप और बहुत सारे ये अलग तरह के पौधे पाए जा रहे थे, वैसे ही नदियों में अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। यानी कि यहाँ मछलियाँ होती हैं, अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है, नदियों में और समुद्र में। चलिए आगे देखिए। स्वीटी ने कहा, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारी प्यास बुझाता है। हम इससे नहाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। स्वीटी ने कहा, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वह हमारी प्यास बुझाता है, हम इससे नहाते हैं और भोजन भी बनाते हैं। तो अंकुर ने कहा, गंगा दशहरा के समय में अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने पटना गया था और गंगा का पवित्र पानी मल मूत्र, कूड़े कचरे से काफ़ी गंदा लग रहा था।
मेरा नहाने का उत्साह ही समाप्त हो गया। तो मान्या बोली कि हाँ, यह सच है। कई लोग पानी में कूड़ा, करकट, पॉलीथीन, कपड़ा आदि फेंक कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। तो ये लोग बड़े दुखी हुए कि मैं तो वहाँ घूमने गया था और मैंने ऐसी स्थिति देखी कि गंगा का पानी, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत हम लोग उसको एक धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं, हम लोग उसको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। और वो गया तो था वहाँ नहाने, लेकिन उसने देखा कि अगल बगल बहुत सारी गंदगी है और बहुत वहाँ का पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है। वो देखकर उसे दुख हुआ। तो इन लोगों को बड़ा चिंता हुई कि ऐसा कैसे करते हैं लोग, क्यों करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। ये चित्र आप देख रहे हैं कि गंगा नदी में कुछ लोग कचरे फेंक रहे हैं, उसके आसपास भी कुछ गंदगी जमी है। जबकि अभी तो बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है बच्चों कि नदियों में, गंगा में कोई भी आप प्रदूषित सामान ना फेंकें, कोई भी आप कूड़ा कचरा ना डालें। वहाँ हम नदियों के पानी, तालाबों के पानी को साफ रखें, प्रदूषण ना फैलाएं, उसके आसपास गंदगी ना करें। ऐसा स्वच्छ गंगा अभियान भी चलाया जा रहा है कि हम गंगा नदी के आसपास कूड़ा कचरा ना फेंकें, मतलब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। ऐसा बहुत ज़ोर शोर से इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है। तो स्वीटी बोल रही है कि गंदा पानी हमारे किसी काम का नहीं है, न तो हम इससे पीने के उपयोग में ला सकते हैं, न इससे भोजन बना सकते हैं। तो अंकुर ने कहा, हमारी शिक्षिका कह रही थी कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें हैजा, पेचिस, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां हो जाती है। तो मान्या बोली, जो जल इतना महत्वपूर्ण है, हमें उसे न केवल प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, बल्कि वह हमेशा उपलब्ध रहे, इसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए। तो अंकुर ने कहा कि हाँ, जल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके बिना खाना पीना क्या, जीना भी मुश्किल है। हमें बेवजह जल को बर्बाद करने की आदत से बचना चाहिए। तो ऐसे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे और इन लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लोगों को भी इसके लिए बताना चाहिए। चलिए बताइए बच्चों कि क्या आप भी कभी घर से बाहर स्नान करने जाते होंगे? तो बताइए आप कहाँ स्नान करने जाते हैं? बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं, है ना, जहाँ जब आप बाहर जाते हैं स्नान करने, तो विशेष अवसरों पर जैसे मकर संक्रांति, मेष संक्रांति या पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा। अब आप देखिए बच्चों कि हमारे आसपास झरनों और कुंडों के अतिरिक्त पानी के बहुत सारे भंडार हैं। क्या आप पानी के भंडारों के नाम बता सकते हैं? आप देखिए कि कहीं कुआं है, हमारे तो शहर में गंगा नदी बहती है और इसके अलावा कई सारे तालाब और कुआं हैं, है ना। तो आप भी देखिए कि आपके आसपास कौन कौन से पानी के स्रोत हैं जहाँ से आप पानी लेते हैं। अब आप क्या बता सकते हैं कि पानी का किन किन कामों में उपयोग करते हैं? तो पानी तो जीवनदानी होता है ना। बिन पानी सब सून, पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ना हम खाना बना सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और ना ही साफ सुथरा स्वच्छ रह सकते हैं। या यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, जीव जंतु भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो पानी नहीं होगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताइए, देखिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, बर्तन तथा कपड़े धोने के लिए, घरों की साफ सफाई के लिए, पौधे तक खेतों में फसल उत्पादन करने के लिए और अनेक कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी तो बहुत ही आवश्यक सामग्री है, बहुत ही ज़्यादा
है ना, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्या आपके आसपास में जल स्रोत को भी लोग प्रदूषित कर देते हैं? बताइए। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि क्या होता है, लोग कुछ भी कूड़ा कचरा तालाब में डाल देते हैं, कुछ भी गंदे जो सामग्री होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नदियों में डाल देते हैं। तो हमने देखा है, क्या आपने देखा है? आप भी लिखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में जो जगह है वहाँ लिखिए कि अपनी गलत आदतों के कारण बहुत सारे लोग जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। अच्छा बच्चों, जल स्रोत के निकट जाकर पता लगाएं कि किन किन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। आप जाकर देखिए तालाबों को, नदियों को या झील झरनों को, अगर आपके आसपास है तो आप पता लगाइए कि किन किन कारणों से ये प्रदूषित होते हैं, यानी कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है जिसके कारण ये प्रदूषित होते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, जल स्रोतों के आसपास कूड़ा कचरा फेंकने से, नालों एवं गंदे पानी के जल स्रोत में बहाने से, मानव तथा पशुओं के मल मूत्र से, कल कारखानों उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोत में बहाने से, इन सभी कारणों से भी जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़े कारण हैं और इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। पता कीजिए कि प्रदूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हमने अभी बात किया था बच्चों कि हैजा, पेचिस, तो आप बताइए कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं। डायरिया भी हो जाती है ना। तो हैजा, टाइफाइड, बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां और जल जनित रोगों में दस्त, पेचिस, यहाँ तक कि पोलियो और मेनिंजाइटिस शामिल है। अशुद्ध पानी के उपयोग से त्वचा और संक्रामक नेत्र रोग जैसे ट्रैकोमा भी हो सकता है। और ये ट्रैकोमा ऐसा है बच्चों कि दृश्य हानि या अंधापन भी इससे हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमेशा स्वच्छ पानी उपयोग में लाने की ज़रूरत है। हमेशा साफ पानी, प्रदूषित पानी का उपयोग कभी ना करें, हमेशा साफ पानी का उपयोग करें। अपने मित्रों के साथ जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के उपायों पर चर्चा कीजिए और उन्हें लिखिए। आप बताइए बच्चों कि कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से हम जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कुछ याद आया? क्योंकि जो कारण हैं उन कारणों को अगर हम हटाते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं, अपनी आदतों में सुधार करते हैं, तो आप जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। देखिए कौन कौन से उपाय हैं और आपने क्या लिखा है। अब निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे हर घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, यानी कि कहीं भी मल मूत्र जो है वो खुले में ना हो, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। लोगों को नदी, तालाब, झील में स्नान करने से भी रोकना चाहिए, है ना। और खतरनाक कीटनाशकों का जब उपयोग करते हैं तो वो भी वर्षा के जल से बहकर वो जल स्रोतों में मिल जाता है, तो उनके उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदी तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। और जल स्रोत के जल के शोधन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं और वहाँ जो जल शोधन संयंत्र को भी लगाना चाहिए, यानी कि अगर वो इस तरह का कार्य कर रही हैं तो उनको रोकना चाहिए। और जहाँ जल प्रदूषित हो गया है वहाँ जल शोधन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जल को शुद्ध करने के उपाय करने चाहिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास कैसे पानी बर्बाद होता है? और आपको तीनों जगह के बारे में बताना है, विद्यालय में, घर में और आपके मोहल्ले में। आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने ही नहीं, विद्यालय और मोहल्ले में भी कैसे पानी बर्बाद होता है। आप बताइए, क्या आपने देखा है? देखिए, मैंने कुछ कारणों को लिखा है, आप भी देखिए। विद्यालय में देखिए, जहाँ पे कि विद्यालय में रसोई घर है जहाँ खाना बनता है, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश पानी बर्तन धोने या चीज़ों को साफ़ सफाई करने में बहुत पानी बर्बाद होता है।
बार बार टॉयलेट इस्तेमाल के बाद फ्लश करने से या नल खुला छोड़ने से या कहीं नल के लीकेज होने से भी पानी बर्बाद होता है। और बहुत सारे विद्यालयों में जहाँ बाग बगीचे हैं और घर के आसपास पौधे में पाइप से पानी देने से और पानी खुला छोड़ देने से भी पानी बर्बाद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग नल खोलकर छोड़ देते हैं कि पानी बह रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक शोध में ये देखा गया है कि जब आप पाइप से सब जगह पानी पटाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पानी लगता है, लेकिन अगर बाल्टी और मग से आप पानी पटा रहे हैं तो थोड़ा कम पानी का उपयोग होता है। चलिए आगे देखिए। अब घर में आपने ध्यान दिया है बच्चों कि बहुत लंबे समय तक शावर चलाना या दांतों को ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं आप लोग, या हाथ से बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय लोगों में पानी चालू रखने की प्रवृत्ति, मतलब नल खुला हुआ है और बर्तन धोए जा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नल खुला रहता है, तो इससे भी बहुत सारे पानी का बर्बादी होता है। और पाइप से पौधों में पानी डालने से, गाड़ी धोने के कारण भी पानी की बर्बादी होती है। मतलब हम पाइप की जगह बाल्टी और मग का उपयोग कर सकते हैं, और जब ज़रूरत नहीं हो तो नल को बंद कर दें और कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय जब ज़रूरत हो तभी नल को खोलें। तो इस तरह से हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। अब मोहल्ले की बात देखिए। मोहल्ले में क्या होता है बच्चों कि हमने देखा है कि पानी की टंकी भर जाने के बाद भी बहुत सारे लोग का मोटर चलता ही रहता है और पानी रास्ते पर गिरता रहता है, और बहुत सारे लोग जब शोर मचाते हैं, आवाज़ करते हैं या उनको ध्यान दिलवाया जाता है तब जाके वो बंद करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो गया। तो बंद करने से गली मोहल्ले में सार्वजनिक नल की जो टोटियाँ होती हैं उसको लोग तोड़ देते हैं, या पाइप लगाकर गाड़ी का या घरों को धोते हैं, और इस तरह से अनावश्यक पानी बर्बाद करते हैं, है ना। और क्या होता है बच्चों कि पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए घंटों पाइप लगाकर नल खुला छोड़ देते हैं। तो इन सभी कारणों से भी मोहल्ले में हमने देखा है कि इस तरह से पानी बर्बाद होता है। तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों, आज आपने देखा कि काकोलत से कन्याकुमारी की यादें इस पाठ में आपको दिखाई गई हैं, और आपने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारी यादें छोड़ जाती हैं। तो जब आप घूमने जाते हैं तो उन यादों को आप समेट कर लाते हैं और आपस में लोगों से बताते भी हैं, याद करके खुश भी होते हैं। आपने ये भी देखा बच्चों कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारे जल स्रोत हैं जो बहुत सारे कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। हमने कुछ उपायों पर भी चर्चा की कि हम पानी के जो स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनको प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं और पानी कैसे बर्बाद होते हैं, ये भी आपने देखा। तो उन पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम खुद से भी चाहें तो बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, और अपनी आदतों में सुधार करके अपने जीवन में थोड़े से बदलाव ला करके, थोड़ी सी जागरूकता लाकर हम इन बर्बादी को, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। आसपास के लोगों को भी जागरूक करके हम इन आदतों में सुधार कर सकते हैं और पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, पानी को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।